आई ऑडिबल क्लियरली? ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों? चलिए, लास्ट टाइम हमारा टॉपिक रह गया था बच्चों ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो मैंने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में से आपको ये बताया था कि जो ऑक्सीजन है 97% जो ऑक्सीजन है वो आरबीसीज के जरिए ट्रैवल होती है और जो बाकी की 3% है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व हो करके वो लंग्स तक पहुंचती है और बाहर निकाल दी जाती है। और मैंने देखो कितना गलत बोला है यहाँ पे, 97% जो है वो आरबीसीज के जरिए टिश्यूज तक पहुंचती है और 3% जो है बच्चों वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के टिश्यूज तक पहुंचती है, ना कि लंग्स तक पहुंचती है। ये फंडा लंग्स के रहेगा कि CO2 जो है वो 25% आरबीसीज के थ्रू ट्रैवल करती है। 70% जो CO2 है बच्चों वो यू कैन से बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ट्रैवल करती है, प्लाज्मा में होती है अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में, और बाकी की जो है बच्चों 7% ये अनडिसॉल्व्ड स्टेट में प्लाज्मा के अंदर रहती है और अनडिसॉल्व्ड स्टेट में ट्रैवल कर रही है। सॉरी, डिसॉल्व्ड स्टेट में। आज है ना सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और सब कुछ है ना ऐसे खिचड़ी हो रखी है, कोई कुछ इधर जा रहा है कुछ इधर जा रहा है। खैर, ये बात मैंने आपको बता दी थी, आपको समझ आ गई थी? ओके, चलिए आज बच्चों मैं इन तीनों टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगा और अगर हो गई तो हमारा चैप्टर भी इसके साथ में कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि ऑक्सीजन और CO2 का ना ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। बच्चों मान लीजिए ये है एल्वियोलाई, और यहां पे है कोई टिश्यू, ठीक है? ये मैं बना रहा हूं बच्चों ब्लड वेसल। ये मैंने जो सर्किट बनाया है ये बच्चों ब्लड वेसल का सर्किट है। अब हम ये समझेंगे कि एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज तक कैसे पहुंचती है और टिश्यूज में बच्चों जो CO2 जनरेट होगी वो एल्वियोलाई तक कैसे पहुंचेगी, ये चीज हमें समझनी है। CO2 की बात बच्चों बाद में करेंगे, सबसे पहले ना ऑक्सीजन का फंडा क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जब आप रेस्पिरेशन कर रहे हो तो ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई में आ रही है, राइट? अब ये ऑक्सीजन जो है बच्चों ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। क्यों डिफ्यूज हो जाएगी? क्योंकि बच्चों जो ऑक्सीजन है उसका एल्वियोलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है वो काफी हाई है और ब्लड के अंदर कंपैरेटिवली जो पार्शियल प्रेशर है वो लो है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था कि गैसेज कैसे ट्रेवल करती है, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ। तो यहां से जो ऑक्सीजन है वो बच्चों ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी लाइक दिस, ठीक है? अब देखिए ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों? ब्लड में प्रेजेंट है आरबीसीज, और आरबीसीज के पास में है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। बच्चों एक आरबीसी के पास में अराउंड 270 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है? एक आरबीसी के पास में 270 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, और एक हीमोग्लोबिन टोटल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। टोटल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो बच्चों यहां से ये जो ऑक्सीजन है ये फाइनली आरबीसीज
में एंटर करेगी और एंटर करने के बाद में ये बाइंड करेगी इस हीमोग्लोबिन के साथ में। ठीक है, तो मैं इस चीज को अगेन अगले पेज पे ले रहा हूं। मान लीजिए कि वो जो हीमोग्लोबिन है उसको थोड़ा सा डिटेल में बनाए बच्चों। सो कंसीडर दिस इज हीमोग्लोबिन। ये मान लो आरबीसी। अब मैं आरबीसी को पहले से काफी बड़ा बना रहा हूं ताकि मैं वो सारी बातें आपको यहां पे समझा सकूं। हियर इज योर आरबीसी। ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाया मैंने बच्चों। ये मैंने जो ऊपर वाला पार्ट बनाया है दिस इज हीम पार्ट, और जो ये नीचे आपको 4 चेन दिखाई दे रही है 1 2 3 4, दीज आर ग्लोबिन चेन। टोटल 4। ओके, अब बच्चों हीम के केस में आप क्या देख रहे हो, ऊपर है ना मैंने 4 ऐसे पॉकेट्स बनाई हैं। ये देखिए 1 2 3 4, ये जो 4 पॉकेट्स है ये ऑक्सीजन रिसीविंग साइट है। ये पॉकेट्स क्या बच्चों, ऑक्सीजन रिसीविंग साइट। तो जो ऑक्सीजन ब्लड में आ चुकी है वो ऑक्सीजन अब बच्चों आरबीसीज में एंटर करती है। मैंने बताया ना कि 97% ऑक्सीजन जो है वो आरबीसीज के जरिए ट्रेवल करती है। तो ये ऑक्सीजन बच्चों इस हीम से अटैच हो जाएगी इन पॉकेट्स में, लाइक दिस। ओके, अब इस कंपाउंड को जहां पे हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो चुकी है इसे हम बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये हमारा क्या बन गया बच्चों, दिस इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब इस फॉर्म में जो मतलब कि आरबीसीज है इसको लेकर के आगे की तरफ जाएगी। बच्चों मैंने यहां पे सिर्फ आपको एक हीमोग्लोबिन दिखाया है जो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी किए हुए हैं, लेकिन ऐसा एक नहीं है, ऐसे 270 मिलियन है, तो बहुत सारी ऑक्सीजन यहां पे हो जाती है। एंड फाइनली अब ये जो आरबीसी है ये चलेगी ब्लड वेसल के अंदर। ब्लड वेसल के अंदर बच्चों इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और फाइनली ये पहुंच जाएगी टिश्यू साइट पे। सो अगेन कम बैक। ओके, सो इसने ऑक्सीजन को ऐसे खुद से 4 मॉलिक्यूल्स को अटैच कर लिया है एंड नाउ दिस आरबीसी इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड स्ट्रीम। बच्चों ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अटैच हो रही है, इसके लिए ना कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के जुड़ने के लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। नंबर 1, पहला फैक्टर जो यहां पे रिस्पॉन्सिबल है फैक्टर 4 हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन एसोसिएशन, कि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो यहां पे हाई होना चाहिए। हाई होगा तभी वो यहां पे अटैच हो पाएगी। ठीक है ना। सो PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन शुड बी हाई, जो कि हाई है तभी तो ये अटैच हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों कुछ और फैक्टर है, जैसे कि PCO2 लेवल कम होना चाहिए। ठीक है, तभी ये अटैचमेंट हो पाएगी। तो CO2 लेवल कम है क्योंकि CO2 को बाहर फेंका जा रहा है कंटिन्यूअसली, तो PCO2 लेवल भी कम है बच्चों यहां पे। और क्या फैक्टर, H+ आयन कम होने चाहिए। यहां पे H+ कम होते हैं बच्चों, और इसका रीजन मैं थोड़ा सा रुक के बताऊंगा आपको। और एक और चीज है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर शुड बी लेस। तो सारी चीज मैंने नीचे वाली कम की है, बस पहली वाली को छोड़ के कि ऑक्सीजन लेवल जो है या यू कैन से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हाई होना चाहिए, बाकी तीनों चीजें कम होनी चाहिए। जब ये सारी कंडीशंस होंगी तभी बच्चों ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से जुड़ पाएगी, एसोसिएट हो पाएगी। ओके, तो ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। एक चीज याद रखना बच्चों, H+ जो है pH का उल्टा होता है, यानी कि अगर मैं H+ को कम लिख रहा हूं इसका मतलब pH यहां पे क्या होगा, हाई। तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और
हाई पीएच। ये चीज ध्यान रखना। तो आपको उलझाने के लिए बच्चों H प्लस की जगह पीएच लिख करके दे सकते हैं। तो H प्लस और पीएच ये है ना उल्टा होता है। अगर H प्लस कम दिखा रहा हूं इसका मतलब पीएच हाई है, कंडीशंस होगी। तो इन दिस वे बच्चों यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब देखो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिल चुकी है तो ब्लड कैसा बन चुका है, ऑक्सीजनेटेड बन चुका है बच्चों। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ब्लड वेसल से ट्रेवल करते करते फाइनली यहां पे पहुंच चुका है। जब बच्चों यहां पे टोटल 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा, वो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज को कितनी ऑक्सीजन देगा? ये 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चों टिश्यूज में देगा 5 ml ऑक्सीजन। वेरी वेरी आईएमपी। अब इस ऑक्सीजन का टिश्यू यूटिलाइज करेगा किसमें, फूड का ब्रेक डाउन करने में, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में इसका यूटिलाइजेशन होगा ताकि फूड को तोड़ के फूड का ब्रेक डाउन करके बच्चों एटीपी का प्रोडक्शन किया जा सके। और जब एटीपी का प्रोडक्शन होगा बच्चों तो वेस्ट की फॉर्म में यहां पे क्या जनरेट होगा, CO2। ठीक है ना। तो यहां पे आने के बाद में हीमोग्लोबिन, देखो इस जगह पे क्या पहुंच चुका बच्चों, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड इस जगह पे पहुंच चुका है। ये हीमोग्लोबिन है। अब मैं इसको ये इसकी आरबीसी। तो बच्चों ये जो हीमोग्लोबिन है और मान लो ये जो डॉट्स हैं ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जैसे ही आरबीसी यहां पे पहुंचेगी ऑक्सीजन को लेकर के, तो हीमोग्लोबिन जो है और ऑक्सीजन ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन, दिस ब्लैक कलर इज फॉर हीमोग्लोबिन और ये जो रेड डॉट्स हैं दीज आर फॉर ऑक्सीजन। ये बच्चों एक दूसरे से ना डिसोसिएट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब इनके डिसोसिएशन के पीछे भी कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। जैसे बच्चों एसोसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, सिमिलरली ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन के लिए भी कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें से पहला फैक्टर है कि PO2 का लेवल जो है बच्चों वो यहां पे कम होता है। ठीक है ना। टिश्यू साइड पे आपके पास आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है, आप वहां पे भी जाकर के चेक कर सकते हो। तो यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, जिसके कारण, क्यों कम है, क्योंकि ऑक्सीजन को लगातार टिश्यू को दिया जा रहा है, तो टिश्यू ऑक्सीजन को कंज्यूम करता जा रहा है, PO2 का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, और भी रीजन है बच्चों, लाइक PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे हाई है, क्योंकि टिश्यू उसको प्रोड्यूस कर रहा है। जिस चीज को प्रोड्यूस करेगा तो उसका लेवल ऑब्वियसली यहां पे हाई होगा। PCO2 लेवल हाई है, H+ हाई है, टेम्परेचर भी हाई है। हम समझेंगे कि ये PCO2 कहां से आ रही है, H+ कहां से आ रहा है, टेम्परेचर का क्या मतलब है। पहले हमने ऑक्सीजन को यहां पे पहुंचा दिया और हमें समझ में आ गया कि वो 5 ml ऑक्सीजन, जब 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे आता है तो उसमें से 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को मिल जाती है। ठीक है ना, ऐसे हो रहा है। अब नेक्स्ट इज CO2 का क्या होगा बच्चों। जो ये CO2 प्रोड्यूस हो रही है, ये CO2, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेता हूं एक बार। देखिए यहां पे ऑक्सीजन टिश्यू को दी जा चुकी है, उसके बाद में टिश्यू क्या कर रहा है, ये टिश्यू फूड का ब्रेकडाउन कर रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ये बना रहा है ATP। बच्चों जब ATP का प्रोडक्शन होता है तो हीट भी प्रोड्यूस होती है। जब ATP का प्रोडक्शन होता है तो क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। अगर हीट प्रोड्यूस होगी तो ऑब्वियसली टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। टिश्यू साइट पे टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, इंक्रीज। तो टेम्परेचर का फंडा समझ में आ गया कि यहाँ पे टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हो रहा है। एक बात, अब
इस प्रोसेस के अंदर जो वेस्ट निकलेगा वो वेस्ट होगा CO2, राइट। ये CO2 बच्चों ब्लड के अंदर जाएगी। अब ये CO2 ब्लड के अंदर बच्चों 3 फॉर्म्स में ट्रैवल करेगी। उन 3 फॉर्म्स के बारे में मैं बता चुका हूं। फॉर्म नंबर 1 25% हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी, 70% बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में और 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के ट्रैवल करेगी। ठीक है, ये CO2 इस ब्लड के अंदर कैसे जाएगी बच्चों, 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के और ट्रैवल कर रही है। बाकी की जो 25% और 70% बच गई उसको समझाने के लिए मैं एक पेज ले रहा हूं, क्योंकि बच्चों एक में ही करूंगा अगर सारी चीजें तो ना बहुत खिचड़ी सी बन जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि आपको सेपरेट ये चीजें अच्छे से समझ में आए। देखिए, मान लो ये है एक टिश्यू और बच्चों ये है ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर प्रेजेंट है आरबीसीज, और मैं जानबूझ के इसको बड़ा बना रहा हूं ताकि मैं इसके अंदर की चीजें आपको दिखा सकूं। आरबीसीज के पास में है हीमोग्लोबिन, तो हियर इज हीमोग्लोबिन with the 4 pockets, HB। ओके, अब बच्चों हीमोग्लोबिन ने यहां पे आपको मैंने बताया था इन पॉकेट्स में ऑक्सीजन थी, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन तो बच्चों यहां पे आ चुकी है। एक चीज ध्यान रखना कि नॉर्मल कंडीशन में ये चारों के एक हीमोग्लोबिन चारों पॉकेट्स को खाली नहीं करता है। नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ एक ही पॉकेट को ये खाली करते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा। लेकिन बच्चों अगर मान लो ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है टिश्यूज को, जैसे कि एक्सरसाइज के टाइम पे या ज्यादा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो ये एक से ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को भी यहां से रिलीज कर सकता है। अदरवाइज नॉर्मली ये एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करता है। दैट मीन सिर्फ 25%, नॉर्मल केस में सिर्फ 25% ऑक्सीजन जो है ये यहां पे रिलीज करता है। ओके, अब यहां से निकल रही है CO2। जब बच्चों ये CO2 यहां पे आएगी तो मैंने बता दिया कि 7% वो डिसॉल्व हो चुकी है प्लाज्मा में। अब बाकी की सबसे पहले 25% के बारे में बात कर लेते हैं। 25% जो CO2 है बच्चों वो एंटर करेगी आरबीसीज के अंदर। आरबीसीज के अंदर एंटर करने के बाद में ये जो CO2 है ये हीमोग्लोबिन की जो ये चेन है, नीचे ग्लोबिन चेन है, इस ग्लोबिन चेन के टर्मिनल पे अटैच हो जाएगी। ये चेन का टर्मिनल है, तो मान लो मेरा ये जो डॉट है बच्चों, दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग CO2 मॉलिक्यूल। सो यहां पे ऐसे CO2 अटैच हो जाएगी। हीमोग्लोबिन ऊपर वाली पॉकेट्स में अटैच हुई थी बच्चों, और जो CO2 है वो नीचे वाले टर्मिनल्स पे अटैच होती है, राइट। जब यहां पे ये अटैच हो जाती है, अब हम इस हीमोग्लोबिन को बोलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो हट चुकी है, अब सिर्फ CO2 इससे अटैच है, अब हम इसे बोलेंगे बच्चों कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्यों बोल रहे हैं बच्चों कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबिन से अटैच हुई है
ये अमीनो ग्रुप से अटैच हुई है, नीचे की तरफ है ना अमीनो ग्रुप होता है। मान लो अगर मैं आपको अलग से हीमोग्लोबिन बना करके दिखाऊं यहां पे, और ये बच्चों हीमोग्लोबिन की चेन, तो यहां पे टर्मिनल पे होता है NH2 ग्रुप। दिस इज अमीनो ग्रुप, और इस अमीनो ग्रुप से बच्चों ये जो CO2 है ये बाइंड करती है, ठीक है ना। इस तरीके से, तो इसीलिए हम इस कंप्लीट को क्या बोल रहे हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो इस तरीके से कितनी 25% जो ऑक्सीजन है, सॉरी जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों वो ट्रेवल करेगी। 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व हो चुकी है, 25% हीमोग्लोबिन की चेन से जुड़ चुकी है। अब क्या यहां तक आपको समझ में आ गया, एक बार मुझे ये बताओ यस और नो। ठीक है, अब बची 70% CO2, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, उसके लिए भी मैं एक अलग पेज ले रहा हूं, इस पे नहीं करेंगे उसको। अगेन मैंने एक टिश्यू बनाया, मैंने यहां से ब्लड वेसल को जानबूझ के वाइड किया सो दैट मुझे अंदर के आपको यहां पे इंस्टेंसेस दिखाने हैं। और मैं एक बड़ी सी बच्चों आरबीसी बना लेता हूं, क्योंकि अब जो होने वाला है वो सारा का सारा आरबीसी के अंदर ही होने वाला है। दिस इज आरबीसी। हमने क्या क्या समझ लिया बच्चों कि टिश्यू से 7% CO2 प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के जाएगी, 25% CO2 जो है वो आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन, ये मान लो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन से अटैच होकर के जाएगी, और बाकी की जो 70% CO2 बची है उसका अब क्या होगा। तो ये बच्चों 70% जो CO2 है ये भी हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर एंटर करेगी। 70% CO2 ने आरबीसी के अंदर एंट्री मारी, लेकिन ये हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं होगी। ये क्या करेगी, जैसे ही CO2 आरबीसी के अंदर आएगी, आरबीसी में प्रेजेंट है बच्चों वाटर, ये CO2 उस वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, और बच्चों इस रिएक्शन को करवाने वाला यहां पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ओके। तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज क्या करेगा, दोनों को है ना मिक्सअप कर देगा, दोनों की रिएक्शन करवा देगा, और इनकी रिएक्शन से बनेगा H2CO3। H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड, राइट। लेकिन बच्चों कार्बोनिक अनहाइड्रेज इतने पर भी नहीं रुकेगा, इसका मन नहीं भरेगा, ये फिर से इसको रिएक्ट करेगा, इसके ऊपर रिएक्ट करेगा और इसको ब्रेक कर देगा। किसमें ब्रेक कर देगा बच्चों, इसको ब्रेक कर देगा H पॉजिटिव एंड HCO3 दैट इज बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। अगेन मैंने क्या बोला,
कार्बोनिक अनहाइड्रेज, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं CA। कार्बोनिक अनहाइड्रेज ने क्या किया, सबसे पहले CO2 और वाटर की रिएक्शन करवाई, इनसे बना H2CO3, और इसके ऊपर फिर से कार्बोनिक अनहाइड्रेज ने अपना एक्शन शो किया और इसको तोड़ दिया H+ में और HCO3 नेगेटिव में। HCO3 नेगेटिव ही हमारा बाइकार्बोनेट आयन है जिसके अंदर हमारी CO2 लॉक हो चुकी है। क्या ये रिएक्शन समझ में आ गई आपको यहां तक? एक बार रिपीट कर दूं? ओके, देखो यहीं से शुरू कर रहा हूं बच्चों। 7% जो CO2 है वो प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होकर के ट्रैवल करेगी, ठीक है। 25% जो CO2 है, 25% जो CO2 है बच्चों, वो हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाएगी, हीमोग्लोबिन के टर्मिनल पे अटैच हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको लास्ट पेज पे दिखाया। ये देखो 25% CO2 हीमोग्लोबिन के टर्मिनल पे अटैच हो चुकी है और ये हीमोग्लोबिन के साथ में ट्रैवल करेगी। बाकी की जो 70% CO2 बची वो कैसे ट्रैवल करती है, हमें ये सीखना है। तो बच्चों ये 70% CO2 सबसे पहले आरबीसी के अंदर एंटर करेगी। आरबीसी के अंदर एंटर करते ही इस CO2 की रिएक्शन हुई वाटर से। इस रिएक्शन को किसने करवाया? कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम ने। इन दोनों की रिएक्शन से बना H2CO3। कार्बोनिक अनहाइड्रेज ने बच्चों इस रिएक्शन को फिर से कैटालाइज किया और इसको बना दिया H+ एंड HCO3, ठीक है। ये बीच में क्या आ गया? ओके, सो फाइनली हमारे पास HCO3 आ चुका है, दैट इज बाइकार्बोनेट। और ये देखो बच्चों H+ भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो मैंने लास्ट टाइम क्या बताया आपको कि H+ भी प्रोड्यूस होते हैं, टेम्परेचर भी हाई होता है, तो यहां पे है वो H+ आयंस। क्या होगा इन H+ आयंस का? इन H+ आयंस को हीमोग्लोबिन पकड़ लेगा। दीज H+ आयंस आर ग्रैब्ड बाय हीमोग्लोबिन। ये HB लिखा हुआ है बच्चों, हीमोग्लोबिन। क्योंकि बच्चों ये H+ आयन है ना, अगर इनको खुला छोड़ दिया तो बच्चों ये ब्लड का पीएच डिस्टर्ब कर देंगे। तो ये ब्लड का पीएच डिस्टर्ब ना करें, इसलिए ये ना इनको पकड़ के रखना जरूरी है। ये H+ आयन ये शरारती बंदर के जैसे हैं, नटखट है बच्चों, इधर उधर गड़बड़ करेंगे। सो हीमोग्लोबिन इन H+ को पकड़ लेगा ताकि पीएच में चेंज ना आए। और क्योंकि हीमोग्लोबिन इनको पकड़ के पीएच को मेंटेन किए हुए है, इसीलिए हीमोग्लोबिन को हम एक बफर भी मानते हैं। बफर क्या होता है? जो पीएच को ना बहुत बढ़ने दे ना बहुत घटने दे। तो हीमोग्लोबिन ना सिर्फ गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है, बल्कि हीमोग्लोबिन ऑल्सो एक्ट्स एज अ बफर, ठीक है। एक फंक्शन तो आपको पता ही था कि ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। एक फंक्शन आपको और पता चल गया कि ये बफर भी है। ये पीएच को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? बाय कैप्चरिंग H+ आयंस। इज इट डन? अब समझ में आ गया बच्चों आपको? ओके, अब हमारा बचा HCO3 बाइकार्बोनेट। अब हमें ये देखना है ये बाइकार्बोनेट का क्या होगा बच्चों। तो बाइकार्बोनेट जब बन जाता है उसके बाद ये बाइकार्बोनेट बच्चों आरबीसी से निकल के बाहर आ जाएगा प्लाज्मा में, ठीक है। लेकिन बच्चों ये अनडिसॉल्व्ड स्टेट में रहता है, अनडिसॉल्व्ड स्टेट में रहता है और इसी अनडिसॉल्व्ड स्टेट में ये ट्रैवल करेगा। जैसे ही बच्चों ये बाइकार्बोनेट एल्विलाई के पास पहुंचेगा तो रिवर्स रिएक्शन होगी। रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा? वहां पे जाते ही ये H+ और HCO3 वापस कंबाइन कर जाएंगे, वापस H2CO3 बनेगा। फिर ये बैक साइड में रिवर्स रिएक्शन फिर होगी, CO2 H2O बनेगा और फिर ये CO2 बाहर निकल जाएगी। अगर नहीं समझ में आया मैं रिपीट करता हूं। मैंने बोला कि जब ये बाइकार्बोनेट बन गया उसके बाद में बच्चों ये बाइकार्बोनेट जो है ना कहां पे जा रहा है? ये जा रहा है, ये मान लो एल्वियोलाई है, ठीक है, एल्वियोलाई। सो ये बाइकार्बोनेट आयन ट्रैवल कर रहे हैं,
HCO3 नेगेटिव। ठीक है, आरबीसीज भी ट्रेवल कर रहे हैं साथ में। जब ये बाइकार्बोनेट यहां पे पहुंच जाएगा और ये आरबीसीज भी यहां पे पहुंच चुके हैं, उसके बाद में क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन होगी बच्चों। यानी कि ये जितना भी मैंने आपको ऐसे समझाया इसको उल्टा कर दो, तो कैसे HCO3 यहां पे आते ही वापस अंदर चला जाएगा। अंदर जाने के बाद बच्चों ये जो हीमोग्लोबिन ये जो H+ हीमोग्लोबिन ने पकड़ा हुआ था, इस H+ को हीमोग्लोबिन रिलीज कर देगा, तो ये वापस इससे जुड़ जाएगा और ये बनेगा H2CO3। यहां पे करता हूं इस रिएक्शन को क्योंकि स्पेस कम है वहां पे मेरे पास, कि HCO3 जो है आरबीसीज में जाने के बाद H+ से रिएक्शन करेगा, ये बनेगा H2CO3। H2CO3 टूट जाएगा और ये बन जाएगा वाटर, अलग हो जाएगा और बच्चों CO2 इसमें अलग हो जाएगी। और जब इसमें से CO2 अलग हो जाएगी तो ये CO2 जो है फाइनली एल्वियोलाई से होते हुए, रेस्पिरेटरी सिस्टम से होते हुए नॉस्ट्रिल इनको बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से बच्चों CO2 का ना ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। नहीं समझ आया तो बताओ, कहीं पे कंफ्यूजन है तो बताओ। इज इट डन? ठीक है, एक बार के लिए बच्चों इस वीडियो को दोबारा से देखोगे और एक बार एनसीईआरटी पढ़ के देखोगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपको उतना दिमाग में ना गया हो, बट इतना मुश्किल नहीं है। चलिए जी, तो मैंने ऑक्सीजन और CO2 दोनों का ट्रांसपोर्टेशन आपको दिखा दिया कि कैसे हो रहा है। अब ये एक चीज और बताता हूं आपको। अगेन मैं ब्लड सर्किट बना लेता हूं। दिस इज एल्वियोलाई, हियर इज टिश्यू। बच्चों एल्वियोलाई से मैंने आपको एक चीज सिखाई कि 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो टिश्यूज के अंदर कितनी ऑक्सीजन दे रहा है बच्चों? 5 ml ऑक्सीजन। ठीक है, अब टिश्यूज भी तो CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो टिश्यूज कितनी CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं? यहां पे 100 ml डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी कर रहा है बच्चों 4 ml CO2 को, 4 ml CO2 को। और फाइनली जब यहां पे पहुंचेगा तो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे 4 ml CO2 को छोड़ देगा। ठीक है ना, ध्यान रखना 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो 5 ml ऑक्सीजन दे रहा है और 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर 4 ml CO2 को निकाल रहा है। 5 ml 4 ml। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? यस और नो? वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पूछा जाता है, ध्यान रख लेना। चलिए जी, गैसियस ट्रांसपोर्टेशन हम सीख चुके हैं बच्चों। 100 यू कैन से 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने जब यहां पे 5 ml ऑक्सीजन को पहुंचा दिया, टिश्यूज उस ऑक्सीजन का यूज करेंगे किस चीज में? फूड को तोड़ने के लिए। बदले में जब ATP बनेगा तो ATP के साथ में हीट प्रोड्यूस हो रहा है और हीट के कारण बच्चों यहां पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर राइज कर रहा है। एक चीज, जब CO2 यहां से रिलीज हुआ, CO2 ने रिएक्शन की वाटर के साथ में कार्बोनिक एसिड बना और फिर बनता है बाइकार्बोनेट और H+ आयन रिलीज हो रहे हैं। पिछले पेज पे बताया H+ की अमाउंट बढ़ रही है। ठीक है ना, और CO2 रिलीज हो रहा है तो नो डाउट PCO2 हाई है। तो अब आपको ये सारे फैक्टर समझ में आ गए कि मैंने क्यों लिखे कि मैंने बोला कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को अगर अलग अलग होना है तो कुछ फैक्टर्स चाहिए। वो फैक्टर्स क्या क्या थे कि PO2 लेवल तो कम होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होना चाहिए और PCO2 हाई, टेम्परेचर शुड बी हाई, H+ आयन शुड बी हाई, तभी
ये कंप्लीट प्रोसेस हो पाएगा। बच्चों इस चीज को जो कि टिश्यू साइट पे हो रहा है, ये जो डिसोसिएशन हो रहा है हीमोग्लोबिन का और ऑक्सीजन का, इसे हम बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट। मैंने क्या बोला, टिश्यू साइट पे जो हो रहा है, ये पूरी कहानी आपको सिखाई, दिस इज कॉल्ड बोहर्स इफेक्ट। और बच्चों एल्वियोलर साइट पे क्या हो रहा है, एल्वियोलर साइट पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ रही है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ रही है। और फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए, क्योंकि वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई है, ठीक है ना, और बाकी चीजें कम है, लाइक PCO2 कम है, H+ कम है, टेम्परेचर कम है। तो इन सब फैक्टर के कारण इनका जुड़ना, ये चीज जो कि लंग्स में हो रही है, एल्वियोलाई में हो रही है, इसे बोलते हैं बच्चों, दिस थिंग इज कॉल्ड हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट। तो हेल्डेन इफेक्ट कहां पे हो रहा है बच्चों, हेल्डेन इफेक्ट हो रहा है लंग्स में, या आप कह सकते हो एल्वियोलाई में। बोहर्स इफेक्ट कहां पे हो रहा है बच्चों, टिश्यू साइट पे। याद रख लोगे इसको, सॉरी, बोहर्स इफेक्ट का मतलब यह है कि जब ऑक्सीजन यहां पे पहुंची हीमोग्लोबिन के साथ में, मैंने क्या बताया था, आरबीसीज ने ना, देखो थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूं मैं, ओके देखियो बच्चों, यहां पे आरबीसीज, एक आरबीसी बना रहा हूं, मान लो ये आरबीसी है। आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को लेकर के पहुंच चुका है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेके आ गया हीमोग्लोबिन यहां पे। अब ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को अलग होना जरूरी है, ठीक है ना। तो इनके अलग होने के लिए कुछ फैक्टर्स चाहिए। क्या क्या फैक्टर चाहिए, पहली बात तो PO2 जो है, इट शुड बी, पार्शियल प्रेशर जो है वो टिश्यू साइट पे कम होना चाहिए। टेबल में चेक कर लेना, उस टेबल में लिखा मिलेगा टिश्यू साइट पे PO2 कितना है, कम मिलेगा बच्चों आपको CO2 के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो एक तो PO2 लेवल यहां पे कम है, इसलिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अलग हो जाती है, ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और ऑक्सीजन कहां पे आ जाएगी फिर, टिश्यू के अंदर। इसके अलावा यहां पे CO2 लेवल हाई है क्योंकि CO2 प्रोड्यूस हो रही है, टेम्परेचर हाई है क्योंकि ATP बन रहा है, H+ भी हाई है क्योंकि मैंने पीछे वाली रिएक्शन में बताया कि H+ भी यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। इन सब फैक्टर्स के कारण हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से सेपरेट हो जाना, जुदा हो जाना, अलग हो जाना, इसको बोलते हैं बच्चों बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट का मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का अलग हो जाना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का एक दूसरे से अलग हो जाना टिश्यू पे, इसे बोहर इफेक्ट बोलते हैं। क्या समझ में आ गया अब आपको, ठीक है। और यहां पे दोनों जुड़ जाते हैं, उसे हेल्डन इफेक्ट बोलते हैं। जुड़ना यानी कि एसोसिएशन होना, हेल्डन इफेक्ट। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का दूर डिसोसिएशन होना, बोहर्स इफेक्ट। इज इट क्लियर? ओके बच्चों, ओके। स्क्रीनशॉट्स लेने हैं या वैसे काम चल जाएगा, बताओ। ओके गुड, वेरी गुड। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 हमने सीख लिया। अब बात करते हैं रेगुलेशन की। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसे रेगुलेट होता है बच्चों, इसको समझने के लिए ब्रेन का थोड़ा सा पार्ट हमें समझना पड़ेगा। मान लो ब्रेन के केस में ये वाला पार्ट जो है फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है बच्चों, और उसके बाद में
ये वाला पार्ट है हाइंड ब्रेन, ठीक है, ये ब्रेन का ऊपर वाला पार्ट है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड दिस पोर्शन इज हाइंड ब्रेन। बच्चों हाइंड ब्रेन के ना 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड पोन्स। ये वाला पार्ट दिस इज मेडुला। दिस इज मेडुला, दिस इज पोन्स, ठीक है। और पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं बच्चों सेरिबेलम। सेरिबेलम। रेस्पिरेशन में हमारे पोन्स और मेडुला का मेजर रोल है, तो हम इन्हीं के ऊपर टारगेट करेंगे। देखिए बच्चों, मेडुला के अंदर एक न्यूरल सेंटर है, इस न्यूरल सेंटर को हम बोलते हैं RRC। RRC। व्हाट इज दिस RRC? RRC का मतलब बच्चों रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। आरआरसी का मतलब क्या है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर सिग्नल भेजता है आपके डायाफ्राम को, और साथ में आपके इंटरकोस्टल मसल्स को। नॉर्मल केस में ये भेजता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को, ठीक है ना। मैंने बोला आपके ब्रेन के अंदर एक पार्ट है आरआरसी, उसने जब सिग्नल भेजा आपके डायफ्राम को और आपके मसल्स को, तो बच्चों डायफ्राम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा और जिसके कारण एयर अंदर जाएगी और इंस्पिरेशन होगा। दैट मीन्स इनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो रहा है? इंस्पिरेशन। तो हमें इंस्पिरेशन का फंडा समझ में आ गया कि आरआरसी जब सिग्नल भेजेगा तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा बच्चों तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन के कारण एयर अंदर जाती है। और प्रोसेस मैंने सिखाया था कि ये कैसे हो रहा है, कि वॉल्यूम और प्रेशर का फंडा आपको सिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो एयर अंदर जाएगी, इंस्पिरेशन हो रहा है। अब एक्सपिरेशन का समझते हैं। पोन्स के अंदर एक और सेंटर है दैट इज कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर सिग्नल भेजेगा आरआरसी को, नेगेटिव सिग्नल भेज रहा है बच्चों, यानी कि इसको स्टॉप का सिग्नल भेज रहा है, आप ये बोल सकते हो। जैसे ही न्यूमोटैक्सिक सेंटर स्टॉप का सिग्नल भेजेगा तो रेस्पिरेटरी जो आरआरसी है वो आगे सिग्नल भेजना बंद कर देगा। जैसे आगे सिग्नल भेजना बंद करेगा तो मसल्स क्या हो जाएंगी? डायफ्राम क्या हो जाएगा? रिलैक्स। रिलैक्स होते ही क्या हो जाएगा? एक्सपीरेशन, ठीक है ना। सो न्यूमोटैक्सिक सेंटर के सिग्नल के कारण क्या हो रहा है? एक्सपीरेशन हो रहा है। आरआरसी के सिग्नल के कारण इंस्पिरेशन हो रहा है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर के सिग्नल के कारण एक्सपीरेशन हो रहा है। तो ये चीजें चलती रहती है। अगर बच्चों फोर्सफुल इंस्पिरेशन कराना हो या एक्सपीरेशन कराना हो तो आरआरसी जो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के अलावा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को भी सिग्नल भेजेगा, जिसके कारण आप फोर्सफुल एक्सपीरेशन
कर पाते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन को कंट्रोल किया जाता है। क्या ये चीज समझ में आई आपको? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। मान लो कोई आपके मुंह पे ऐसे हाथ रख दे, ठीक है, आपकी नाक भी बंद कर दी, मुंह भी ऐसे अच्छे से बंद कर दिया है, लाइक दिस, आपका दम घुटने लगेगा थोड़ी देर के बाद में। और मान लो बहुत अच्छे से आपका दम घुट चुका है और एकदम फिर उसने हाथ हटाया, तो आप एकदम से है ना ऐसे लंबे सी आप सांस लोगे। अगर अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपने ये सांस क्यों ली, तो आप बोलोगे कि सर क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, कि आप मुंह बंद करने से, नाक बंद करने से बॉडी में ना ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, दम घुटने लगा था और इसलिए हमने एकदम से ऐसे सांस खींची। बट आपका आंसर गलत होगा बच्चों। हमारी बॉडी ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए डिजाइन नहीं है, हमारी बॉडी CO2 को बाहर निकालने के लिए डिजाइन है। यह सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, बट यही ट्रूथ है कि बच्चों जब आपका दम घुट रहा था, जब ऐसे बंद किया गया, तो आपकी बॉडी के अंदर ना CO2 का लेवल बढ़ गया और आपने एकदम से इंस्पिरेशन करके फिर आप CO2 को निकाल रहे हो। तो बॉडी को ऑक्सीजन से मतलब नहीं है, बॉडी को CO2 को बाहर निकालने से मतलब है। आपकी बॉडी CO2 को निकालने के लिए डिजाइन है, ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। मैं इसको लिखता भी हूं दैट हमारी बॉडी जो है वो CO2 की कंसंट्रेशन अगर बढ़ती है तो रेस्पिरेशन की रेट बढ़ा देती है, ठीक है ना। जैसे कि बच्चों मान लो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो एक्सरसाइज के टाइम पे आपके जो टिश्यूज हैं वो ज्यादा CO2 लिबरेट करेंगे। एक्सरसाइज के टाइम पे आपका जो टिश्यू है वो क्या करेगा, टिश्यू को ज्यादा ATP बनाना है क्योंकि एक्सरसाइज कर रहे हो, और उस टाइम पे वेस्ट की फॉर्म में वो क्या कर रहा है, ज्यादा CO2 को लिबरेट कर रहा है। इस CO2 को आपके ब्लड के अंदर सेंस कर लिया जाता है बच्चों। आपकी जो एओर्टिक आर्क है और एंड कैरोटिड आर्टरी, हार्ट के पास में कैरोटिड आर्टरी है और एओर्टिक आर्क है। इनके अंदर बच्चों कुछ ऐसे रिसेप्टर लगे हुए हैं जो CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ते ही उसको तुरंत सेंस कर लेते हैं। तो इनके रिसेप्टर क्या करेंगे, देयर रिसेप्टर्स कैन सेंस हाई लेवल ऑफ CO2 एंड CO2 बढ़ रही है तो H+ तो बढ़ा मिलेगा ही मिलेगा, ये हमेशा होता है, ठीक है ना। सो ये क्या करेंगे, फिर इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो सिग्नल भेजेंगे बच्चों RRC को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल भेजेंगे, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करेगा, आपका इंस्पिरेशन की रेट जो है वो बढ़ा देगा ताकि ज्यादा से ज्यादा आप CO2 को निकाल सको, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि आपकी जो बॉडी है वो CO2 को बाहर निकालने के लिए डिजाइन है बच्चों, न कि ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए। याद रख लोगे ये बात? बस दैट्स इट, आज के लिए इतना ही है। डिजीज वाला जो पोर्शन बच गया है उसको कल कंप्लीट करेंगे, और आपकी जो DPP है बच्चों इस चैप्टर की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो मैं अभी डाल दूंगा, और ये DPP बहुत अच्छी है, इसके ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर जाओगे। सबसे पहले ना चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। इज इट ओके? चलिए बच्चों, हैव अ गुड डे, बाय।